प्रणाम सर। मेरी आवाज़ प्रणाम। मेरी आवाज़ जा रही है? जी सर। जी सर। फिर बाद में बोलोगे कि आवाज़ नहीं आ रही है। आज हम लोग पढ़ेंगे रीतिकालीन साहित्य। हेडिंग देना। रीतिकालीन साहित्य हेडिंग दो। सर पेज नंबर। पेज नंबर कुछ नहीं, मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ। पेज नंबर ऐसा कुछ मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ, आप अपना मटेरियल में देख लीजिए। मटेरियल में देख लीजिए, मैं सिलेबस के हिसाब से अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ। मैं आपके मटेरियल से नहीं पढ़ाता हूँ। मटेरियल आप लोग के लिए है, मटेरियल को आप लोग पढ़िए। समझ में आई बात? जी सर। तो हेडिंग दो। हम लोगों ने भक्ति काल पढ़ा, उसके बाद आज है रीतिकालीन साहित्य। हमको आज आधुनिक साहित्य कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद उत्तर आधुनिक तक हमको जाना चाहिए। खैर, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सब कंप्लीट होगा। तो रीतिकालीन साहित्य को हम श्रृंगार काल भी कहते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे साहित्य की रचना हुई, कला की रचना हुई, कला को भी समझा गया। नृत्य, संगीत, हर चीज, हर विधा इस काल में जन्म लेती है। लेकिन क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, मुगलों का आगमन था, इसलिए परिस्थिति थोड़ी खराब थी। फिर भी कुछ राजाओं के माध्यम से उन्होंने कला को, संस्कृति को समझा, देश की संस्कृति और कला को समझा और उसको महत्व दिया, जिसके माध्यम से थोड़ा बहुत वो आगे बढ़ा। हेडिंग दो, रीतिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि। रीतिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि। आप लिखते जाना अपने पॉइंट के हिसाब से। अकबर की नीति द्वारा हिंदू मुसलमान, अकबर की नीति द्वारा हिंदू मुसलमान एक सूत्र में बंधे। अकबर की नीति द्वारा हिंदू मुसलमान एक सूत्र में बंधे। अकबर एक बहुत अच्छा राजा था। अपने नीतियों के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से, अपने चरित्र के माध्यम से उसने हिंदू मुसलमान दोनों को एक करने की भरपूर कोशिश की और उसमें वो सफल भी हुआ। दूसरा पॉइंट लिखो। अकबर के जाने के बाद शाहजहां का आगमन। शाहजहां की धार्मिक नीति। शुभ संध्या सर। शाहजहां की शाहजहां की धार्मिक नीति अच्छी थी। शाहजहां की धार्मिक नीति अच्छी थी और वह कला और संस्कृति का एक अच्छा व्यवस्थापक था। शाहजहां कला और संस्कृति का एक अच्छा व्यवस्थापक था। तब तक देश में सब कुछ ठीक चला। आगे लिखो। शाहजहां की मृत्यु के बाद औरंगजेब का राजा बनना। शाहजहां की मृत्यु के बाद औरंगजेब का राजा बनना। शाहजहां की मृत्यु के बाद औरंगजेब का राजा बनना। नेक्स्ट पॉइंट। औरंगजेब के शासन में सारी व्यवस्था चौपट हो गई। औरंगजेब के शासन में सारी व्यवस्था चौपट हो गई। जनता में आक्रोश पैदा हो गया।
जनता में आक्रोश पैदा हो गया। वो उनके औरंगजेब के अत्याचार से, उसके शासन से बहुत क्षुब्ध हो चुकी थी, इसलिए जनता में आक्रोश पैदा हो गया। मराठा शक्ति ने हिंदू राज की प्रतिष्ठा के प्रयत्न किए। मराठा शक्ति ने हिंदू राज्य की प्रतिष्ठा के प्रयत्न किए। मराठा शक्ति ने हिंदू राज्य की प्रतिष्ठा के प्रयत्न किए। नेक्स्ट पॉइंट, गुरु गोविंद सिंह महाराजा जय सिंह। गुरु गोविंद सिंह महाराजा जय सिंह ने मुगलों के प्रति विद्रोह किया। गुरु गोविंद सिंह महाराजा राज सिंह ने मुगलों के प्रति विद्रोह किया। औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु। नेक्स्ट पॉइंट सर। हाँ, औरंगजेब की मृत्यु फिर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, नादिर शाह और अन्य आक्रमणों ने नादिर शाह और अन्य आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य की रीढ़ तोड़ दी। नादिर शाह और अन्य आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य की रीढ़ तोड़ दी। इसी समय इसी समय आपसी फूट का लाभ उठाकर इसी समय आपसी फूट का लाभ उठाकर अंग्रेजों का आगमन हुआ। ये था तुम्हारा राजनीतिक परिस्थिति या राजनीतिक पृष्ठभूमि। सर Next आपने लिखो, गुरु गोविंद सिंह महाराज जय सिंह ने मुगलों के प्रति विरोध किया के बाद क्या बोला? सर मुगलों के प्रति विद्रोह किया। सर नागे मुगलों के शाह वाला प्रति, थोड़ा पॉइंट बोल दीजिए ना। औरंगजेब की मृत्यु। हाँ, उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद नादिर शाह जैसे लोग आते हैं जो मुगल राजाओं को फिर मतलब उनको पराजित करते हैं, और तब देश में आपसी फूट तो पड़ चुकी थी। इस फूट का लाभ उठाकर अंग्रेज देश में आते हैं और देश में अपना शासन फिर चलाते हैं। सर नागे शाह वाला पॉइंट थोड़ा बोल दीजिए ना। नादिर शाह और अन्य आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य की रीढ़ तोड़ दी। अन्य हुआ। जी सर। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक पृष्ठभूमि। अब स्थिति बहुत खराब हो गई थी हमारे देश की। दुनिया भर के विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश में आ चुके, दुनिया भर के बाहर के राजा हमारे देश में आ चुके, और सभी भारत को अपनाना चाहते थे। सभी भारतवर्ष में अपना राज चलाना चाहते थे, अपना शासन चलाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ की जनता अशिक्षित थी, अनपढ़ थी, गंवार थी, विद्या बुद्धि कुछ भी नहीं था। इसलिए परिस्थिति कैसे होती है देखो आगे। यथा राजा तथा प्रजा। पॉइंट नंबर 1, यथा राजा तथा प्रजा, दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया था। नंबर 2, जाति पाति की मान्यता बढ़ने लगी, हटने लगी। जाति पाति की मान्यता हटने लगी। नई परंपराओं का जन्म होने लगा। जाति पाति की मान्यता हटने लगी, नई परंपराओं का जन्म होने लगा। कार्यों के आधार पर जातियों का निर्माण होने लगा। कार्यों के आधार पर जातियों का निर्माण होने लगा।
जाति पाति की मान्यता हटने लगी, नई परंपरा जन्म लेने लगी, फिर कार्यों के आधार पर जातियों का निर्माण होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदू मुसलमान में हिंदू मुसलमान में असहयोग की भावना जन्म लेने लगी। हिंदू मुसलमान में असहयोग की भावना जन्म लेने लगी, जिसको सूफियों ने एक किया था, संत साहित्य में संत कवियों ने एक किया था, कबीर दास जैसे लोगों ने हिंदू मुसलमान को जोड़ा था, और फिर अलग अलग हो गया। विलासिता की भावना की वृद्धि होने लगी। विलासिता की भावना की वृद्धि होने लगी। सर विलासिता नेक्स्ट पॉइंट है इसी में। नेक्स्ट पॉइंट है, विलासिता की भावना की वृद्धि होने लगी। वैभव प्रियता, विलास प्रियता, प्रदर्शन प्रियता बढ़ने लगी। वैभव प्रियता, विलास प्रियता, प्रदर्शन प्रियता बढ़ने लगी। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्धिक स्तर गिरने लगा। बौद्धिक स्तर गिरने लगा। ठीक है, बौद्धिक स्तर गिरने लगा। सामंत राजा अपने पास रखैल रखने लगे। सामंत राजा अपने पास रखैल रखने लगे। नारी, नेक्स्ट पॉइंट, नारी विलास मनोरंजन की संपत्ति हो गई। नारी विलास मनोरंजन की संपत्ति हो गई। सामंती, नेक्स्ट पॉइंट, सामंती जीवन विकृतियों से भर गया। सामंती जीवन विकृतियों से भर गया। लिखे? जी 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 सर। सर। यौन संबंध द्युत क्रीड़ा, यौन संबंध द्युत क्रीड़ा, मद्यपान, यौन संबंध, म्यूट कीजिए भाई, अपना अपना म्यूट कीजिए। रुचिका, यौन संबंध द्युत क्रीड़ा, मद्यपान जीवन के अंग बन गए। यौन संबंध द्युत क्रीड़ा मद्यपान जीवन के अंग बन गए। नेक्स्ट पॉइंट, अंधविश्वास पोंगा पंडित बढ़ने लगे। अंधविश्वास पोंगा पंडित बढ़ने लगे। अंधविश्वास बोले सर। जी हाँ, अंधविश्वास, अंधविश्वास पोंगा पंडित बढ़ने लगे। नेक्स्ट पॉइंट, बाल विवाह बहुविवाह, बाल विवाह बहुविवाह की प्रथा का प्रचलन होने लगा। बाल विवाह बहुविवाह की प्रथा का प्रचलन होने लगा या बढ़ने लगा। नागरिकता का अभाव, नेक्स्ट पॉइंट, नागरिकता का अभाव, नागरिकता का अभाव। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार संस्कृति और सभ्यता का धीरे धीरे विनाश होने लगा। इस प्रकार संस्कृति सभ्यता का धीरे धीरे विनाश होने लगा। उसके बाद लिखिए धार्मिक परिस्थिति। धार्मिक परिस्थिति में लिखिए बौद्धिकता का ह्रास होने लगा। धार्मिक परिस्थिति, बौद्धिकता का ह्रास होने लगा।
सर, हाँ, इन सब का कारण कहीं ना कहीं एक केंद्रीय सत्ता का कमजोर होना भी तो हो सकता है ना समाज, क्योंकि जब हाँ, इसीलिए तो हाँ, इसी का तो तो इसको फायदा हम पॉइंट उठा डाल के सकते हैं क्या? हाँ, ये केंद्रीय मैंने सत्ता का आपको अभाव। मुख्य हाँ, ये मैंने आपको मुख्य पॉइंट लिखा है। जब आप डिटेल लिखेंगे तो आप उसमें डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर। केंद्रीय सत्ता ओके। कुछ नहीं थी, इसीलिए तो अंग्रेज देश में आ गए। हाँ, क्योंकि है ना? अकबर और उसके बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब के आने के बाद केंद्रीय सत्ता में बिल्कुल कमी आ गई थी, इस वजह से कुछ भी नहीं था, हाँ, अ, कुछ भी हाँ, नहीं था। शासन व्यवस्था कमजोर वहाँ पड़ गया। जी सर। पहले लिखा ना, इसीलिए पहले ही लिखा गया, जी। यथा राजा तथा प्रजा, पहले लिखा गया, इसीलिए लिखियो ना, राजा प्रजा में हाँ कोई सर। अंतर नहीं रह गया, सब अपने को महान समझने लगे। नेक्स्ट पॉइंट, धार्मिक परिस्थितियां, बौद्धिकता का ह्रास होने लगा, अंधविश्वास, आडंबर, अंधविश्वास, आडंबर, रूढ़ियों ने धर्म का स्थान ले लिया। आडंबर। अंधविश्वास, आडंबर और रूढ़ियों ने, पुरानी मान्यताएं जो हैं, अंधविश्वास, आडंबर, रूढ़ियों ने धर्म का स्थान ले लिया। पंडितों और मुल्लाओं के भ्रष्ट कथन, नेक्स्ट पॉइंट, पंडितों और मुल्लाओं के भ्रष्ट कथन वेद वाक्य समझे जाने लगे। पंडितों और मुल्लाओं के भ्रष्ट कथन वेद वाक्य समझे जाने लगे। नेक्स्ट पॉइंट, राधा कृष्ण की उपासना, राधा कृष्ण की उपासना सूक्ष्म की जगह स्थूल रूप से की गई। राधा कृष्ण की उपासना सूक्ष्म की जगह स्थूल रूप से की गई। नेक्स्ट पॉइंट, पवित्रता और भक्ति के स्थान पर, पवित्रता और भक्ति के स्थान पर कामुकता को स्थान दिया जाने लगा। सर, पवित्रता और भक्ति के स्थान पर पवित्रता और भक्ति। भक्ति, भक्ति के स्थान पर कामुकता को स्थान दिया जाने लगा। कृष्ण भक्ति का धार्मिक महत्व, कृष्ण भक्ति का धार्मिक महत्व कभी नहीं समझ पाए। कृष्ण भक्ति का धार्मिक महत्व कभी नहीं समझ पाए, और आज भी लोग नहीं समझ पाते। आज भी लोग नहीं समझ पाते, न राम को समझ पाते हैं, न कृष्ण को समझ पाते हैं। राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते, कृष्ण को मानते हैं लेकिन कृष्ण की नहीं मानते, महात्मा गांधी को मानते हैं लेकिन महात्मा गांधी की नहीं मानते। यही समस्या है। किसी के पास इतना फुर्सत नहीं है जरा थोड़ा सा विचार कर लेने के लिए। उल्टे मान्यता, उल्टे मान्यता हमारे समाज में क्या फैल गई है कि लोग पता नहीं कैसे कैसे सोचते हैं कि अगर महाभारत पुस्तक अगर घर में रखेंगे तो घर में महाभारत होता है, तो रामायण रखो, रामायण होगा। क्यों नहीं रामायण रखते? रामायण रखते हो तो भी तो महाभारत हो रहा है हमारे घरों में, है ना? जबकि बात वो नहीं है। महाभारत में कृष्ण ने बताया कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। रामायण में तुलसीदास ने राम के माध्यम से वो जीवन के धर्म कर्तव्य को बताया। मंदिरों, नेक्स्ट लिखे ना, कृष्ण भक्ति का धार्मिक महत्व न कभी समझ पाए। नेक्स्ट, मंदिरों और मठों में, मंदिरों और मठों में पुजारियों में वासना भर गई।
वासना भर गई। देवदासी प्रथा का प्रचलन बढ़ने लगा। देवदासी प्रथा का प्रचलन बढ़ने लगा। लास्ट पॉइंट, राम छैल छबीले और राम छैल छबीले और सीता को राम छैल छबीले और सीता को विलासीय रमणी बना दिया गया। सीता को विलास प्रिय रमणी बना दिया गया। राधा कृष्ण के साथ भी यही हुआ। सर रिपीट कर दीजिए पॉइंट। राम छैल राम छबीले और सीता राम को राम छैल छबीले और सीता को विलास प्रिय रमणी बना दिया गया। उसके बाद लिखो कलात्मक पृष्ठभूमि। कलात्मक पृष्ठभूमि में लिखिए मौलिक प्रतिभा के स्थान पर मौलिक प्रतिभा के स्थान पर कला के माध्यम से उनकी रचनाओं के माध्यम से मौलिक प्रतिभा के स्थान पर कला के माध्यम से नग्न वासना का चित्रण कलाकारों का मुख्य उद्देश्य बन गया था। सर चित्रण के बाद चित्रण कलाकारों का मुख्य उद्देश्य सर ये पॉइंट थोड़ा रिपीट कर दीजिए ना, आवाज ही नहीं बढ़िया सा है। मैं कर देती हूँ। कलात्मक पृष्ठभूमि के अंदर लिखना है मौलिक प्रतिभा के स्थान पर कला के माध्यम से नग्न वासना का चित्रण कलाकारों का मुख्य उद्देश्य मौलिक प्रतिभा के स्थान पर कला के माध्यम से नग्न वासना का चित्रण कलाकारों का मुख्य उद्देश्य बन गया था। राधा और कृष्ण के अश्लील चित्र अंकित किए गए। राधा और कृष्ण के अश्लील चित्र अंकित किए गए। शिव और पार्वती को भी कवियों ने नहीं छोड़ा। शिव और पार्वती को भी कवियों ने नहीं छोड़ा। सर एक सेकेंड, तो सर जो क्या बोल रही हो? सुनिए आवाज नहीं आ रही। अजंता अलोरा है हमारा, उसे हम हाँ तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो सर, अभी भी आ रही है आवाज? हाँ अभी आई, बोलो। सर अजंता एलोरा की जो चित्रकला है उसको भी हम रीतिकालीन से जोड़ सकते हैं फिर? नहीं, वो आदिकाल में जाएगा। वो आदिकाल है, प्राचीन काल है, वैदिक काल है। वो आदिकाल में जाएगा। वो भक्ति काल के उस पहले का है। मतलब वो जो समय था वो मतलब उस वक्त उद्देश्य और हमारे मतलब जो क्या बोलते हैं उसको दृष्टिकोण, वो अच्छे दृष्टिकोण से बनाया गया। हमने पिछली क्लास में युगनद तस्वीरों की तुलना की है ना, उसमें सिद्ध साहित्य में, तो वो दृष्टिकोण अच्छा था। आज वो धीरे धीरे, क्योंकि समाज बदल गया, समाज बेकार हो गया, विलासिता लोगों के मन में घर कर गई, इसलिए ध्यान वहां से हट करके विलासिता की ओर आ गया। तो वहाँ क्या
तो क्या अजंता और अगर एलोरा की गुफा जो है हाँ मैम, ये आपका वो प्रवीण राम की और भित्ति चित्र सीता को है ध्यान ये। में रख के नहीं बनाई गई है, जी मतलब हाँ, मानवों को ये रख के भित्ति बनाई चित्र गई है। है। हाँ, मनुष्य के जीवन को ध्यान में रख करके, किसी देवी देवता को ध्यान में रख करके नहीं बनाया गया वहाँ पर। नहीं बनाया गया है। सर, हाँ। ये प्रकृति चित्रण है और ये भित्ति चित्र के अंतर्गत आता है, जिसमें एक स्टोरी वो क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, दीवारों पे इसका अंकन किया जाता है। तो एलोरा प्राचीन भित्ति चित्रण का प्रमुख उदाहरण है, ना कि हाँ, तब प्राचीन ये काल का, हाँ, आपका प्राचीन इसमें आ समय का। जाएगा। सोनिया जी, वो इसको वो कंफर्म हो लीजिए, ठीक है ना। वो वो भित्ति वो शिक्षा के दृष्टिकोण से, वो एजुकेशन के दृष्टिकोण से है वो। जी, भित्ति चित्र वे लेकिन होते उसी हैं जो को, किसी मतलब जो हमारे इतिहास में जो कथाएं हैं उसको वो मतलब चित्रों के माध्यम से उसको प्रदर्शित किया जाता है, और पूरी कहानी आपको चित्र के साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो पूर्ण होती जाती हैं। तो एलोरा और अजंता हाँ, की गुफाएं भी अगर आप कभी घूमने जाएं तो वहां पे देखेंगे, अगर आप हिस्ट्री पढ़ के जाएं तो आपको ज्यादा मतलब आपको जानकारी अच्छे से प्राप्त होगी उसमें। आपको कलात्मक भित्ति चित्र माध्यम सारा जो है वो दीवार पे पत्थरों पे खोद के उकेरा गया है, और वहां से फिर आपका इतिहास के बारे में पता चलता है आपको पढ़ने के बाद। वही तो। लेकिन वही चीज आज की जब युवा पीढ़ी देखती है, आज के लोग जो देखते हैं, आज के समाज जो देखते हैं, तो उनको वो बात नहीं दिखती, उनको उसमें वासना दिखाई देती है। वही अंतर हो गया है। साहित्यिक पृष्ठभूमि, साहित्यिक पृष्ठभूमि, साहित्यिक पृष्ठभूमि में वही लिखो, राधा कृष्ण राम सीता के वर्णन, अपने रचनाओं में इन्हीं की लीलाओं का वर्णन, प्राधान्य, राधा कृष्ण राम सीता की लीलाओं का वर्णन, श्रृंगार की भावना का प्राधान्य। और क्योंकि सारे कवि राजश्रित थे, दरबारी कवि थे, इसलिए उनका एक काम ये भी था कि अपने दोहों के माध्यम से, अपने मुक्तक के माध्यम से सर दरबार रिपीट कर का मनोरंजन दीजिए, किया। साहित्य हाँ, प्रश्न में राधा कृष्ण राम सीता का वर्णन, श्रृंगार की मतलब उनकी लीलाओं का वर्णन करते थे। राधा कृष्ण हो, चाहे राम सीता हो, चाहे कोई भी हो, इसका ये लोग उनकी लीलाओं का वर्णन करते, और उसमें श्रृंगार भावना मतलब मुख्य थी। इसीलिए इस रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। और ये बिहारी और रहीम ये सब दरबारी कवि लोग थे, क्योंकि आजकल की तरह उनके पास मोबाइल, इंटरनेट वैसा कुछ भी सुविधा नहीं थी, जब मन किया तब एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते थे, इसीलिए अपने दरबार में दरबारी कवि रखा करते थे। कालिदास हुए, तानसेन हुए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दरबारी कवि थे, और दरबार में रख करके राजाओं का मनोरंजन किया करते थे। तो उसमें तीन तीन तरह के लोग कवि हुए, उसमें तीन धारा निकली, उसमें आप किताब में पढ़ना, किताब में बहुत अच्छी तरह से दिया है, उसको मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। रीतिबद्ध कोई काव्य रिपीट कर धारा, दीजिए साहित्यिक पृष्ठभूमि। इसको मैंने कुछ बोला नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, बस ऐसे ही मैंने बताया आपको कि इसमें श्रृंगार भावना का प्राधान्य था, और क्योंकि ये दरबारी कवि लोग थे, दरबार में रह करके राजाओं का मनोरंजन किया करते थे, और वो जो जिस दोहे और मुक्तक के माध्यम से मनोरंजन किया करते थे, वही धीरे धीरे साहित्य बनता गया। रहीम की दोहे को देख लो, बिहारी ने एक पुस्तक लिखी थी, बिहारी सच सही, वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें उन्होंने हर तरह की बातें, नीति की बातें, ज्ञान की बातें, वैराग्य की बातें, श्रृंगार की बातें, प्रेम की बातें, हर बातें उन्होंने लिखी है, समझी। तो ये सब उस साहित्यिक पृष्ठभूमि में, और इसमें मुख्य है तीन धाराएं निकली इसमें, उसको आप लिखिए, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीतिमुक्त काव्य धारा, और रीतिसिद्ध काव्य धारा। तो रीतिबद्ध काव्य जो धारा थी, वे लोग लक्षण ग्रंथ लिखा करते थे, बगल में लिख देना साइड में, सर एक रीतिबद्ध बार जो और काव्य बोल धारा, दीजिए ना। रीतिबद्ध। रीतिबद्ध काव्य धारा, हाइफन दे के लिखो लक्षण ग्रंथ, ये लोग लक्षण ग्रंथ लिखते थे अधिकतर। नंबर 2, रीतिमुक्त काव्य धारा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको परीक्षा में पढ़ लेना जरूर, ये टिप्पणी में, शॉर्ट नोट्स में जरूर आएगा ये। रीतिबद्ध, लक्षण ग्रंथ, रीतिमुक्त, श्रृंगार वृत्ति, श्रृंगार की ओर इनका ध्यान था, प्रेम की पीर को उन्होंने समझा है, प्रेम की पीड़ा को उन्होंने अधिकतर व्यक्त किया है, जैसे घनानंद हुए, तुम्हारे
रत्नाकर हुए, ये लोग प्रेम को, जायसी प्रेम की पीड़ा को इन्होंने अधिक दिखाया। उसके बाद लिखो रीति सिद्ध। रीति सिद्ध जो लोग कवि होते थे, ये लोग भाव पक्ष और कला पक्ष को अधिक महत्व देते थे। रीति सिद्ध के कवि भाव पक्ष और कला पक्ष को महत्व देते थे और उसके माध्यम से चमत्कार पूर्ण उक्तियों को, चमत्कार पूर्ण बातों को अपने हिसाब से वो लोग प्रस्तुत करते थे। हो गया। उसके बाद आप हेडिंग दीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, श्रृंगार काल की प्रमुख प्रवृत्तियां। श्रृंगार काल की प्रमुख प्रवृत्तियां। क्योंकि ये समय देखो सामंती राजाओं का समय था, राजा महाराजाओं का समय था और राज दरबारों का समय था और राज दरबार में कवि लोग रहा करते थे और अपनी कविताएं सुना करके, अपनी उक्तियां सुना करके, अपने दोहे सुना करके वो अपना जीविकोपार्जन करते थे। तो स्वाभाविक है कि श्रृंगार की ओर ध्यान अधिक जाएगा ही जाएगा। नंबर 1 लिखो श्रृंगारिकता। नंबर 1 में लिखिए श्रृंगारिकता, मुख्य प्रवृत्तियां। श्रृंगारिकता। इस युग में कवियों ने श्रृंगार को प्राथमिकता दी और श्रृंगार को प्राथमिकता दी और श्रृंगार को रसराज के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। और श्रृंगार को रसराज के रूप में प्रतिष्ठित किया। और जो इन्होंने विषय वस्तु ली थी वो भक्ति काल से ली थी, है ना। विषय वस्तु इन्होंने भक्ति काल से ली थी, राधा कृष्ण को भक्ति काल से लिया, उसी को फिर उन्होंने आगे बढ़ाया, इसीलिए भक्ति काल भी कहा गया। और सर क्योंकि श्रृंगार का प्रतिष्ठित किया उसके बाद सर, हाँ उसके बाद तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मतलब इसमें जो विषय वस्तु है वो उन्होंने भक्ति काल से लिया। विषय वस्तु यानी क्या, जो किस पर लिखेंगे, तो किस पर लिखते थे ये लोग, राधा और कृष्ण की लीलाओं के बारे में लिखते थे। श्रृंगार वर्णन में, आगे लिखो, श्रृंगार वर्णन में नायिका भेद, नक्शिक वर्णन, नायिका भेद, नक्शिक वर्णन, संयोग वियोग लगभग सभी का चित्रण मिलता है। लगभग सभी का चित्रण मिलता है। नंबर 2, अलंकरण का प्राधान्य। अलंकरण का प्राधान्य। सर और एक बार। अलंकरण मतलब कवि लोग क्या करते थे, कितने अच्छी तरह से अपनी कविता को प्रस्तुत करें, कितने अलंकार, कितने उक्तियां सुक्तियां कैसे कैसे करके वो मतलब उसका जिसका ही वर्णन कर रहे हैं उसके वर्णन को सजीव बनाने की कोशिश करते थे। तो इस युग में प्रदर्शन, चमत्कार और रसिकता को प्राधान्य दिया गया। दुनिया भर का उन्होंने मतलब अलंकारों का प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट, भक्ति और नीति। सर इस युग में प्रदर्शन नहीं है, प्रदर्शन है। प्रदर्शन, चमत्कार और रसिकता। प्रदर्शन, चमत्कार और रसिकता को प्राधान्य दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, भक्ति और नीति। भक्ति और नीति में क्या है, क्योंकि
नाम है राधा और कृष्ण का, नाम है राम और सीता का, इसलिए वो भक्त सकते हैं। इसलिए बिहारी हो चाहे कोई भी कवि हो, कहीं कहीं पर इन लोगों ने अपने दोहों के माध्यम से राधा और कृष्ण की भक्ति भी की है, उनकी आराधना भी की है, उनका मंगल मतलब उनका मंगल गान भी किया है, मंगलाचरण भी किया है, आराधना भी की है, समझे, विशेष करके बिहारी ने। और उसके साथ साथ क्योंकि ये दरबारी कवि थे, तो दरबार में भक्ति के साथ साथ ये लोग नीति की बातें भी, ज्ञान की बातें भी और मौलिकता की बातें भी, मौलिक जीवन की बातें भी ये लोग बताया करते थे। हर तरह की सूक्तियाँ ये लोग दरबार में गाया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, मुक्तक शैली का प्राधान्य। मुक्तक शैली का प्राधान्य, मुक्तक शैली का प्राधान्य मतलब ये लोग ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, बस सिर्फ दो पंक्तियां, दो लाइन में ही काम खत्म कर देते। वहां बैठ करके गीत नहीं गाते थे, दो दो पंक्तियों में, तीन तीन चार चार पंक्तियों में, जैसे कि बिहारी के दोहे हैं, रहीम के दोहे हैं, घनानंद के हैं, किसी रसखान के हैं, ये सब दो दो चार चार पंक्तियों की है। इसीलिए क्योंकि दरबार में वहां बैठ करके कविता गाने लगे तो लोग बोर हो जाएंगे, इसीलिए मुक्तक का प्राधान्य रहा। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रज भाषा का प्राधान्य। ब्रज भाषा का प्राधान्य। नेक्स्ट पॉइंट, नारी का प्रेमिका स्वरूप। नारी का प्रेमिका स्वरूप, मतलब इस काल के कवियों ने नारी को केवल रति के दृष्टिकोण से और प्रेम के दृष्टिकोण से, श्रृंगार के दृष्टिकोण से, प्रेमिका के दृष्टिकोण से उन्होंने उसे देखा। उससे उसे उन्होंने कोई सामाजिक अस्तित्व यहाँ पर उसे नहीं दिया। बस केवल रीति काल में, रीति कवियों की नज़र में वो नारी केवल एक प्रेमिका से अधिक और कुछ भी नहीं। आगे लिखो, लक्षण ग्रंथों का प्राधान्य। बाकी उसका वो अंग प्रत्यंग की शोभा और उसकी चटक मटक, उसके केश, उसके बाल, उसके वगैरह वगैरह, वो कैसे वर्णन वो करते हैं, आप पढ़ना किताब। लक्षण ग्रंथों का प्राधान्य, जैसा कि मैंने बताया आपको, रीतिबद्ध कवि लोग लक्षण ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ मतलब कोई भी एनिमल, लक्षण ग्रंथों का प्राधान्य मतलब क्या हुआ? सर जो जो शब्दों की शक्ति होती है ना, वो जैसे अभिधा होती है, व्यंजनात्मक होती है और लाक्षणिक होती है, तो ये लक्षण ग्रंथों का मतलब वहां पे यही है। हाँ, मतलब ये लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा सा भटक गई, बोली हो ठीक बोली हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें और जोड़ूंगा। मतलब ये लोग लक्षण यानी कवि को कैसी कविताएं लिखनी चाहिए, किस प्रकार की कविताएं लिखनी चाहिए, कविता क्या होती है, प्रेम क्या होता है, श्रृंगार क्या होता है, नीति क्या होती है, वैराग्य क्या होता है, वो प्रेम क्या होता है, प्रेमिका क्या होती है, इस तरह की बातें, मतलब नियम, उन्होंने नियम बनाए, नियम बताए कि कैसे लिखना चाहिए कवियों को, वो है लक्षण यानी परिभाषा। नेक्स्ट पॉइंट, वीर रस की कविता। वीर रस की कविता। नेक्स्ट पॉइंट, उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण। उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण मतलब प्रकृति का उन्होंने आलंबन रूप में और उद्दीपन रूप में, दोनों रूप में चित्रण किया है। हम प्राय देखते हैं रीतिकार के कवि, वो प्राय सूरज, चांद, सितारे, आसमान, वो शबनम और फूल, मोती, भंवरे वगैरह वगैरह दुनिया भर का वर्णन करते हैं। ये उद्दीपन रूप में प्रकृति, उद्दीपन रूप का मतलब क्या हुआ? उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण, ये उद्दीपन रूप क्या बला है? नहीं समझ में आया तो जब हम MSD 5 पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। प्रेरित करना सर, उद्दीपन प्रेरणा का कार्य करता है। हाँ, प्रेरणा का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अभिव्यंजना पद्धति। अभिव्यंजना पद्धति
इसमें उन्होंने मुहावरों, कहावतों, लोकोक्तियों का वर्णन किया और अनेक अनेक नए नए नाम सुझाए। जैसे एक नाम तो केवल किताबी नाम तो है श्री कृष्ण, लेकिन श्री कृष्ण के और कितने नाम हैं? हरि, 1008 गोपाल, 1008 सर। हम्म, नहीं वो तो साहित्यिक नाम हो गया, वो तो जी पुस्तकों में मिलता है, लेकिन कवि लोग तो वो थोड़ी लिखेंगे। गिरधर, हाँ, वो उन्होंने वो सांवरिया लिखा, उन्होंने कन्हैया लिखा, उन्होंने सांवरे लिखा, उन्होंने लला लिखा, है ना, ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। माखन चोर, माखन चोर जैसे सांवलिया लिखा उन्होंने। इस तरह उन्होंने तरह तरह के वर्ण मतलब शब्दों को लेकर के अपनी अभिव्यंजना पद्धति को मतलब क्या बोलते हैं उसको सशक्त किया। उसके बाद लिखो आप पराश्रयता की भावना। पराश्रयता की भावना तो पराश्रयता की भाई भावना मतलब क्या? ये जो कवि लोग थे, ये लोग क्योंकि राजा के आश्रित थे, उनके आश्रय पर थे, उनके वहाँ रह करके रोजी रोटी खाते थे, उनके गीत सुनाते, कविता सुनाते और जो मिलता उससे उनकी जिंदगी चलती। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो जब किसी को मनोरंजन करना है, किसी को आनंद करना है, तो उनके मन में एक ही बात होती थी कि छंदों में, मुक्तक में अश्लील से अश्लील बातों को वे प्रस्तुत करते थे। जिससे क्या हुआ, उनकी जो कवियों का जो व्यक्तित्व था, वो व्यक्तित्व धीरे धीरे खत्म होता चला गया। उसके बाद लिखो विविध मुखी साहित्य का निर्माण। विविध मुखी साहित्य का निर्माण, इसमें क्या हुआ, उन्होंने हर तरह की बातें लिखी, हर तरह के पुस्तकें लिखी। ज्योतिष ज्योतिष शास्त्र, काम शास्त्र, राजनीति शास्त्र, पाक शास्त्र, संगीत शास्त्र, इस प्रकार की पुस्तकें लिखी गई। बिहारी ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या है आपको पता है? सही। बिहारी ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम आप बता सकते हैं? सही। बिहारी सत सही ना? यस, यस सर। जी सर। अच्छा, सत सही का मतलब क्या होता है? 700 दोहों का वो 700 दोहे सर। हाँ, 700 दोहों का वो क्या? समूह, समूह 700 हाँ हाँ दोहों का समूह। हाँ, संकलन संकलन। यस सत सर। यानी सात, सही यानी 100, 700 दोहे का संकलन। उसके बाद लास्ट पॉइंट लिखो जीवन दर्शन। जीवन दर्शन, क्योंकि दरबारी कवि थे तो श्रृंगार के साथ साथ नीति की भी बातें लिखते, ज्ञान की भी बातें लिखते, मनोरंजन की भी बातें लिखते, वो हर तरह की बातें लिखते। हो गया। उसके बाद आप हेडिंग दीजिए आधुनिक साहित्य खंड 4। खंड 4 आधुनिक साहित्य। और इसमें जो पृष्ठभूमि लिखा है आपके सिलेबस में, पृष्ठभूमि में सर जीवन आप दर्शन के बाद वो खत्म, लास्ट पॉइंट वही था। उसके बाद आप हेडिंग दीजिए खंड 4 साहित्य भाग 1। सर हमको एक चीज में डाउट है, थोड़ा हमको एक्सप्लेन कर पूछिए। दीजिए।
हाँ, पूछिए पूछिए वो जो पूछिए। रीतिकालीन जो कवियों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। मतलब इनको किस हिसाब से इनको ये अलग-अलग मतलब कैटेगरी प्रदान किया गया? मतलब रीतिबद्ध किसे कहेंगे? हाँ, किस मैं टाइप के बताया ना। कवियों को रीतिबद्ध हाँ, कहेंगे? बता रहा हूँ, जो लोग लक्षण जी, ग्रंथ लिखते थे वे लोग जी, रीतिबद्ध जी, कहलाते थे। वाह। जी, और जो लोग अच्छा, लक्षण ग्रंथों को नहीं मानते, उसकी परिपाटी को थोड़ा बहुत मानते थे, और उनका उद्देश्य केवल श्रृंगार वर्णन करना, प्रेम वर्णन करना, ऐसे कवि लोग रीति मुक्त कहलाए। है ना, ये लोग मुक्त धारा के कवि, किसी को नहीं मानते थे, जैसे घनानंद जी, बिहारी, ये कुछ नहीं मानते थे। उसके बाद रीति सिद्ध, जी, जो थोड़ा बहुत मतलब मानते थे, और ये भाव पक्ष, कविता के भाव पक्ष और कला पक्ष को लेकर के चमत्कार पूर्ण उक्तियों के माध्यम से अपनी कविता को प्रस्तुत करते थे। तो ऐसे लोग रीति सिद्ध कहलाए। और इसी प्रकार तीनों है। तो रीतिबद्ध लक्षण ग्रंथ लिखते, जी, रीति मुक्त पूरी तरह से मुक्त होकर के कविता लिखते, कोई नियम कानून उतना नहीं मानते, चलते थोड़ा बहुत, और रीति सिद्ध यानी जो चमत्कार पूर्ण उक्तियों से अपनी कविताएं लिखते, उसे रीति सिद्ध कहा गया। आई बात समझ में? आ गई सर। ओके। उसके बाद हेडिंग है तुम्हारा आधुनिक साहित्य की पृष्ठभूमि। तो आधुनिक साहित्य की पृष्ठभूमि में जब मैं आपको नवजागरण पढ़ा रहा था, उस वक्त आपको मैंने लिखाया था, याद कीजिए जरा। आधुनिक काल की पृष्ठभूमि जब मैं बता रहा था, तो उस वक्त मैंने आपको वो बताया था ना, आपको वो वो आर्थिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, अंग्रेजों का आगमन, और जाति, और उनका जो ईसाई मिशनरी, तुम्हारा ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये सब सारी बातें मैंने बताई थी। याद कीजिए नवजागरण काव्य के समय। जी सर। वही पृष्ठभूमि यहाँ भी होगा, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं, क्योंकि वही भारतेंदु, वही द्विवेदी, वही छायावाद फिर है। तो इसीलिए आप हेडिंग दो केवल जो भारतेंदु युग, पृष्ठभूमि में वही होगा जो पहले हमने बताया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो भारतेंदु युग। भारतेंदु युग भारतेंदु का समय 1868 से 1903 माना जाता है। 1868 से 1903 माना जाता है। जिसको मैंने उसमें उस समय आपको बताया था, थोड़ा बहुत आप देख लेना। ये गद्य शैली का परिमार्जन, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गद्य में सब कुछ लिखा, और गद्य की हर विधाओं को उन्होंने शुरुआत किया। वो कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, वो गद्य शैली में उन्होंने शुरू किया। और उनके समय के कुछ कवियों के नाम जरा लिखिए। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, श्रद्धा राम फुल्लौरी, बहुत फेमस नाम है, श्रद्धा राम फुल्लौरी, देवकी नंदन खत्री इत्यादि। हेडिंग दो भारतेंदु कालीन कविता की प्रवृत्तियां। भारतेंदु कालीन कविता की प्रवृत्तियां। नंबर 1, भारतेंदु नवजागरण के काल के कवि हैं। सर भारतेंदु हेडिंग क्या देनी है? भारतेंदु कालीन कालीन कविता की प्रवृत्तियां। लिखी। जी। अभी भारतेंदु, हाँ, भारतेंदु अभी तुम्हारे नवजागरण काल के कवि हैं। अंग्रेजों का आगमन, अंग्रेजों का देश में बोलबाला, उनका अत्याचार, उनका मतलब शासन, उनका शोषण, जमींदारी, किसान, ये सब कुछ जरा याद करो। देश को आज़ाद करने का जो समय था, देश में स्वतंत्रता आंदोलन की गूंज थी, ये वही समय है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। उस स्थिति को अपने दिमाग में।
देशभक्ति। देशभक्ति पूरा इसमें नवजागरण आप लिख सकते हैं। क्या? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1, देशभक्ति, जो कि आप नवजागरण में आपने देखा। उनकी कविता आप लोगों ने पढ़ी होगी, भारत दुर्दशा। नंबर 2, प्राचीनता तथा नवीनता का समन्वय। प्राचीनता तथा नवीनता का समन्वय। यहां क्या हुआ? यहां पर यह हुआ कि एक तरफ आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल था और उसके बाद आधुनिक काल अचानक से आ गया। तो उस काल के जो धारा, 3 कालों की जो धारा प्रवाहित हो रही थी, वो अचानक से बंद तो नहीं हो जाएगी। तभी अंग्रेजों के आगमन से, उनके पाश्चात्य संस्कृति के आगमन से हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ने लगा। हमारे जीवन, हमारे साहित्य, हमारे सभ्यता, हमारी संस्कृति, सब पर प्रभाव पड़ने लगा, जो कि जिसका प्रभाव साहित्य में भी देखा गया। तो इसीलिए लिखा गया प्राचीनता तथा नवीनता का समन्वय। नेक्स्ट पॉइंट, जनवादी विचारधारा का चित्रण। जनवादी विचारधारा का चित्रण। उसमें जनवादी विचारधारा में लिखो समाज सुधार की भावना। समाज सुधार की भावना, जो हम लोगों ने पढ़ा ना, वो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इस तरह के लोग जो थे, राजा राम मोहन राय ग्रुप जो था, वो समाज के सुधार कर रहा था। और समाज में जो धार्मिक अत्याचार, छल कपट, और कर्मचारियों के लूट खसोट, ये सारी चीज़ें जो थी, वो सब धीरे धीरे मतलब दूर करने की कोशिश इस काल में, भारतेंदु काल में की गई। क्यों? क्योंकि देश को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाना था। उसके बाद लिखो स्वतंत्र प्रकृति चित्रण। स्वतंत्र प्रकृति चित्रण। प्रकृति का चित्रण भी खुले रूप में हुआ, यानी नए रूप में हुआ। जो पारंपरिक चित्रण हुआ करता था रीति काल में या भक्ति काल में, जैसे मतलब फूल की उपमा, या केले के पत्ते की उपमा, या केले के तने की उपमा, या और किसी की उपमा किसी दी जाती, वो पारंपरिक थी। लेकिन अब इसमें नए रूप में उसको बदल दिया गया, जो कि अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव था। उसके बाद लिखो इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता मतलब इसमें क्या हुआ? सर पॉइंट उसका मतलब हुआ कि इतिवृत्तात्मकता मतलब उन्होंने कविताएं तो हर तरह की लिखी, समसामयिक विषयों पर लिखी, दर्शन पर लिखे, उपदेशात्मक और सुधारात्मक कविताएं लिखी, लेकिन उसमें क्या थी? तुकबंदी थी, जिसको गाया जा सके। तुकबंदी समझते हैं? तो तुकबंदी किसे कहते हैं? तुक। जी सर। हाँ, तो जब तुकबंदी हम का कविता इसमें प्रयोग प्रयास किया करते गया। हैं ना, तो जी, जब कविता का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसकी लास्ट पंक्ति जो होती है, वो पंक्ति अ, हर बार मतलब आगे की लाइन से मिलती होती है। जैसे मिलती जुलती है। मतलब समान या मिलते जुलते शब्दों से वो बनी हुई होती है। लास्ट हाँ, शब्द, अंतिम शब्द। हाँ, आता है, जाता है, खाता है, पीता है, वो उसी तरह वो जी जी। अंत होगा उसका। वो उसी राइमिंग, अगर जाता से शुरू हुआ है तो फिर नीचे खाता आएगा, फिर गाता आएगा, ऐसे हाँ, बढ़ेगा वो वही राइमिंग वर्ड। लय वही रहेगा, वही तुक रहेगा। हाँ, उसको वही लिखो इसको भाषा। तुक बोलते हैं, तो समान से हम्म, बोलते हैं। हाँ, उसको तुकांत कविता और अतुकांत कविता बोलते हैं। भाषा, भाषा में लिखिए ब्रज भाषा और खड़ी बोली का प्रयोग।
ब्रज भाषा और खड़ी बोली का प्रयोग। उसके बाद लिखिए छंद। छंद में कोई नया प्रयोग नहीं हुआ, जो पहले चल रहा था वही सब चला। सवैया, रोला, छप्पै के साथ लोकगीतों के छंद, सवैया रोला छंदों के साथ लोकगीतों के छंद, जैसे कजरी, बिरहा, चैती, कजरी, बिरहा, चैती आदि का भी प्रयोग किया गया। बाकी आप उसको मटेरियल में देखना। आप हेडिंग दो द्विवेदी युग काव्य प्रवृत्तियां। लेकिन उससे पहले लिखो आप द्विवेदी युग क्या है। नंबर 1, द्विवेदी युग में क्या हुआ, उसकी विशेषता क्या है। विशेषता लिख करके हेडिंग देना, वहां लिखो नंबर 1। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। खड़ी बोली की पूर्ण प्रतिष्ठा, ये उनकी विशेषता है, द्विवेदी युग की सबसे बड़ी विशेषता है, खड़ी बोली की पूर्ण प्रतिष्ठा। नंबर 2, गद्य शैली का परिमार्जन, गद्य शैली का परिमार्जन। नेक्स्ट, जनोपयोगी सर्जन, जनोपयोगी साहित्य का सर्जन। जनोपयोगी साहित्य यानी यहाँ पर इतिहास लिखे ये गए। वाला पॉइंट थोड़ा रिपीट करिएगा सर। कौन सा ये वाला पॉइंट, जनोपयोगी, जन वाला, जो जन वाला बोले। हाँ, जनोपयोगी साहित्य का सर्जन, जनोपयोगी साहित्य का सर्जन। सर सृजन है या सर्जन है, क्या है? सर्जन है, दोनों चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतिहास लिखे गए, जीवन चरित्र लिखे गए, पर्यटन के ऊपर लिखी गई पुस्तकें, उपन्यास, कहानी, व्याकरण, काव्य, नाटक, शब्दकोश, वो सब पर लिखा गया द्विवेदी युग में। राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, विज्ञान, सभी पर लिखा गया। उसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाषा का परिष्करण, भाषा का परिष्करण। हो गया? लिखी भाषा का परिष्करण या परिष्करण? री री र में छोटी इसकी मात्रा, परिष्करण। मतलब हाँ, यानी भाषा को द्विवेदी युग में द्विवेदी ने क्या किया, उसको परिमार्जित और परिनिष्ठित रूप दिया उसको। भारतेंदु काल में तो भाषा बनी, भाषा का आगमन हुआ, खड़ी बोली का आगमन हुआ, उसका प्रयोग हुआ, लेकिन क्योंकि टूटी फूटी भाषा में थी, कौन बीच में आ गया एक तो? कौन कौन क्या क्या करते रहते हैं इसमें? सर कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है। तो यहाँ कैसे आ गया? उसको रिमूव कर दीजिए ना सर, हंसराज, है? रिमूव कर दीजिए, उसको रिमूव कर दीजिए, उस बच्चे को, उसके वहां पे चले जाइए नेम के पास और रिमूव कर हंसराज, दीजिए। नहीं नहीं, गलती से हो गया होगा, वो ठीक कर देगी अभी। वो ऑफिस में है? हो सकता है गलती हाँ, से हो कहीं गया। टच हो हंसराज गया। जी बैक हो जाइए। हो गया सर। भाषा के बारे में कुछ बोल रहे थे। चलिए, तो वो, हाँ, तो भाषा को यहाँ
वो जो पत्रिका निकाली ना, क्या नाम उस प्रसिद्ध पत्रिका का? सरस्वती। प्रतियोगिता। हाँ जी। सरस्वती। 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 सरस्वती पत्रिका निकाली। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने भाषा, जो टूटी फूटी भाषा जो भारतेंदु काल में थी, क्योंकि उसमें ब्रज का समावेश अधिक था और मुगलों का आगमन अधिक था, मुगल लोग भी थे, अंग्रेजी लोग भी थे और विदेशी शक्तियां भी थी। तो कुल मिला के हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, पुर्तगाली सब चल रही थी, समझी, सब चल रही थी। तो भाषा भी मतलब उसी तरह टूटी फूटी भाषा थी, शुद्ध खड़ी बोली हिंदी नहीं थी उस वक्त। लेकिन सरस्वती के आगमन से, द्विवेदी युग के आगमन से, समझे, द्विवेदी युग के आगमन से और ये भाषा को उन्होंने परिनिष्ठित और परिमार्जित किया। कैसे परिनिष्ठित परिमार्जित किया? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी है, याद रखना, दो द्विवेदी हैं, एक महावीर प्रसाद द्विवेदी और एक आचार्य प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें से कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद महावीर प्रसाद। महावीर 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 प्रसाद द्विवेदी, ये बहुत ज्ञानी हुआ करते थे। तो ये पंडित थे उस वक्त। जब सरस्वती पत्रिका में प्रसाद जी या प्रेमचंद जी या और कोई भी निराला या महादेव वर्मा कुछ रचनाएं अपने भेजते थे, कविता कहानी, तो ये द्विवेदी जी इसको पढ़ते और उसके बाद उसमें जो व्याकरणिक त्रुटियां होती थी उसको तुरंत उसको मतलब ये करके बता करके वापस कर देते थे कि भाई प्रेमचंद, तुम्हारी कहानी में ये गलतियां हैं, प्रसाद जी आपकी कविता में ये त्रुटियां हैं, शब्दों को जरा ठीक कीजिए। फिर ये उनके पास भेजते, फिर वो लोग शुद्ध करके सही रूप करके फिर उसको सरस्वती में लोग भेजते, तब जाके सरस्वती में छपती। इस प्रकार कितना मेहनत करना पड़ा होगा उनको, तब जाके ये हिंदी आज अपने परिनिष्ठित और परमार्जित रूप में आई है। उसके बाद छायावादी कवियों ने शुद्ध हिंदी में लिखा, उसमें समझ में आई बात। इसमें जो कवि लोग थे उनका नाम लिखिए, श्रीधर पाठक, बहुत बड़ा नाम है, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त। सर क्या बोला आपने? श्रीधर पाठक? हाँ, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडेय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौत। ये आपकी किताब में मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे नाम है, कितना नाम बताऊं? मुकुटधर पाठक, पांडेय, मुकुटधर पांडेय छत्तीसगढ़ के हैं। उसके बाद आप हेडिंग दीजिए, द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियां। द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियां, नंबर 1। सर रिपीट कर दीजिए। श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, मुकुट